दिन में चलकर मिले रहे। मैं 10-20 दिन बोलता हूँ, लगातार 10 घंटे बोलता हूँ, 12 घंटे बोलता हूँ। आखिरी दिन कभी मेरे शरीर पर कोई थकावट देखी है? क्यों नहीं? ये कहाँ ऊर्जा मिलती है? कहाँ से आती है ऊर्जा? मैं तो घी नहीं खाता, कहाँ से आती है? शुद्ध शाकाहारी हूँ, शाकाहारी से। यानी हमारा शुद्ध शाकाहारी सर्वोत्तम भोजन है। इस सत्य को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा। कल आपको मटन खिलाया जाएगा, देखते हैं कौन कौन नहीं खाते। आध्यात्म माने सब्जी नहीं है जो दुकान में गए और खरीदा। आध्यात्म को विकृत रूप में पेश किया जा रहा है, विकृत, जो आध्यात्म नहीं है। और धर्म को भी विकृत में बताया जा रहा है। धर्म अधर्म में जो गैप है वो सामने नहीं रखा जा रहा है। ज्ञान, विज्ञान, सत्य, अहिंसा, धर्म और जैव विविधता सुभाष पालेकर कृषि के सिद्धांत है। ज्ञान, विज्ञान, सत्य, अहिंसा, धर्म और जैव विविधता। हम अज्ञान के विरोधी है, अविज्ञान के विरोधी है, असत्य के विरोधी है, अधर्म के विरोधी है, हिंसा के विरोधी है। बोलेंगे गुरु जी धर्म और अधर्म का भेद क्या है? मैं आपको पूछता हूं, झूठ बोलना धर्म है अधर्म है? बोलिए, झूठ बोलना धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। धर्म है? अधर्म है। भ्रष्टाचार करना क्या है? अधर्म है। आप क्या करते हो? दिन भर वही करते हो, झूठ बोलते रहते हो, भ्रष्टाचार करते हो। अधर्मी है। धर्मी कहाँ है लोग? किसी का शोषण करना क्या है? रास्ते में पत्थर पड़ा है, बीचों बीच पत्थर उठाना धर्म है, पत्थर वही रखना अधर्म है। लोगों को जल खिलाना रासायनिक कृषि के माध्यम से, गोवध कृषि में माध्यम से और जैविक कृषि के माध्यम से धर्म है क्या अधर्म है? आप कौन हो? रासायनिक कृषि करने वाले, जैविक कृषि करने वाले, गोवध कृषि करने वाले धर्मी है अधर्मी है? बताओ। अधर्मी है। अधर्मी है क्या धर्म है? दूध पीना अधर्म है, घी खाना अधर्म है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में नहीं है। चोरी करना, डकैती करना अधर्म है, धर्म नहीं है। आप तो वही कर रहे हो। पानी को प्रदूषित करना कौन है? धर्म का धर्म है? अधर्म है। आप वही कर रहे हो। हवा को प्रदूषित करना, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हो आप, विशाल मात्रा में ग्रीनहाउस गैस को उत्सर्जन करते हो, कौन है आप? अधर्म है। यहां तो एक भी बैठा नहीं है धर्मी, सब अधर्मी बैठे हैं। धर्म अधर्म कोई अलग नहीं है, बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा भेद है। सुभाष पालेकर कृषि 100% धर्म है, क्योंकि किसी का शोषण, हम झूठ नहीं बोलते, पूर्ण सत्य बोलते। जल लोगों को खिलाते नहीं, पानी प्रदूषित नहीं करते, हवा प्रदूषित नहीं करते, शुद्ध करते।
धर्म तो हमारा है, आपका धर्म कहाँ है बताओ, कहाँ है? संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण बदलाव। यह है क्रांति, संपूर्ण बदलाव। इसके लिए हम व्यक्तिगत जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से जो विनाश हो रहा है, इसके लिए हम कारण हैं। रासायनिक खेती करो, नहीं तो फांसी दिया जाएगा। कोई संविधान में कानून है? नहीं है। जैविक कृषि करो, नहीं तो फांसी दिया जाएगा। कोई कानून है? नहीं है। कंपनी के लोग आपके घर में आते, ये खाद लो नहीं तो मैं गला घोटूंगा, आते नहीं आते। इसका मतलब है रासायनिक कृषि करने का निर्णय आपने लिया, सरकार ने नहीं लिया, कंपनियों ने नहीं लिया। निर्णय लेना किसने लिया? आपने लिया। दोषी कौन है? आप। सरकार को दोष दे रहे हो, कंपनी को दोष दे रहे हो, कृषि विभाग को दोष दे रहे हो, सरकार को दे, दोषी तो आप। लेकिन दोषी आप नहीं है। आपको जबरन ये करने के लिए बाध्य करने वाली एक चांडाल चौकड़ी दोषी है। वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। वो बाहर नहीं है, वो अंदर है। अरे हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारा दुश्मन अंदर ही है, हमारे अंदर, मन के अंदर। वो है काम, मोह, लोभ और तृष्णा। काम, मोह, लोभ और ये हमारे शत्रु है। अरे भाई वो देशी बीज 1 एकड़ में 6 क्विंटल उत्पादन देता है, और रासायनिक खाद डाला, छिड़काव किया तो 20 क्विंटल मिलता है, तो हमने क्यों नहीं करना है? मन में इच्छा हुई, काम, इच्छा, काम माने इच्छा। निर्णय किसने लिया? ये जो चांडाल चौकड़ी में काम है उसने लिया। फिर आपने रासायनिक खाद डाला, 20 तो नहीं 15 क्विंटल उत्पादन मिला। अरे 6 का ऊपर कितना हो गया? 15 क्विंटल। मन में क्या हो गया? मोह पैदा हुआ। क्या हुआ? मोह पैदा। इससे और ज्यादा बाद में 20 क्विंटल मिला, समाधान नहीं है, मुझे 25 क्विंटल चाहिए, लोभ पैदा हुआ, लोभ। बाद में 25 क्विंटल मिला, समाधान नहीं है, मुझे 40 क्विंटल चाहिए, तृष्णा, अनबुझी प्यास, अनकंट्रोल डिजायर, जो कभी समाप्त नहीं होती। एक बंगला है, दूसरा बंगला, एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है ना। 10 एकड़ खेत है, नहीं 100 एकड़, उसका भी मेरा, उसका भी मेरा, सब कुछ मेरा। ये तृष्णा, ये हमें दौड़ा रही है, ये हमें दौड़ा रही है। इससे अधिक, इससे अधिक, इससे अधिक, कभी कुछ नहीं। यानी हमारे अंदर जो चांडाल चौकड़ी है वो हमें उद्युक्त कर रही है। हमारी लड़ाई अंदर की है, बाहर की। इसलिए हम सरकार की विरोध में कभी मोर्चे निकालते नहीं, आंदोलन करते नहीं, एसटी और दुकानें जलाते नहीं, कोई घेराव करते नहीं। हमारा कोई झगड़ा किसी सरकार के साथ नहीं है। हमारा झगड़ा कोई कंपनी के साथ नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई बाहर की है नहीं, हमारी लड़ाई कहाँ की है? अरे अंदर की लड़ाई जीतने का एक अद्भुत अस्त्र है, वो है आध्यात्म। कौन है? आध्यात्म। तो ये आध्यात्मिक जीवन शैली ही
सही मायने में हमें सुरक्षा प्रदान करती है। आपको तंबाकू बहुत अच्छा लगता है, किसको किसको तंबाकू। गुटखा कौन खाते हैं, हाथ ऊपर करिए। गुटखा खाने वाले, हाँ, 2 हाथ ऊपर आए। इनको इनके नाम लिख लीजिए, गुटखा खाने का नाम लिख लीजिए। तंबाकू कौन कौन खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, शायद वो आंध्र प्रदेश के होंगे। शराब कौन पीते हैं, कोई हाथ ऊपर नहीं आएगा, मुझे मालूम पीने वाले हैं लेकिन हाथ ऊपर नहीं आएगा। जो भी शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, जो भी है, उनमें एक प्रयोग करना है, एक प्रयोग करना है। या तंबाकू रखना है, गुटखा रखना है, शराब रखना है। जो चाय पीते हैं चाय रखना है, कॉफी पीते हैं कॉफी रखना है, और 30 फुट लंबे जगह पर बैठना है। कितने फीट, और केवल उस पर देखना है, जाना नहीं है, हाथ में नहीं लगाना है, केवल देखना है। अंदर बहुत इच्छा होगी और दौड़ पड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, मुझे खाना है, मुझे पीना है, लेकिन जाना नहीं, उठना ही नहीं है, जगह से उठना ही नहीं है। जिस दिन आप वहां से उठकर यहां तक नहीं जाओगे, मन में जो इच्छा होगी उस पर काबू पाओगे, तब आप अंदर की लड़ाई। ये अंदर की लड़ाई जितने का काम आध्यात्म करता है, और हम केवल आध्यात्मिक जीवन शैली को ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम जो जो ग्रीन हाउस गैसेस करते हैं, उनका उत्सर्जन रासायनिक कृषि करती है, गो आधारित कृषि करती है, जैविक कृषि करते हैं, हमने देखा है ना। जो आप जिम्मेदार तो हम हैं। तो ये लड़ाई कैसे जीतना है आम आदमी के रूप में, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक आम आदमी इनको भूख लगी है, बार बार मुझे कह रहे कि 8 बज गए हैं, थोड़ा इनको भूख लगी है। मैंने कहा ना आज खाना रात भर चल, वो आप खा लीजिए, आप खा लीजिए। देखिए, आम आदमी के रूप में ईश्वर निर्मित व्यवस्था का विध्वंस, आम आदमी के रूप में ईश्वर निर्मित व्यवस्था का विध्वंस, विनाश, हम कैसे रोक सकते हैं? हम कैसे रोक सकते हैं? बिना हिंसा, अहिंसक पद्धति से संवैधानिक रीति से, संविधान का हस्तक्षेप नहीं है, संविधान का नुकसान नहीं है, संविधान के रूप में संवैधानिक लड़ाई। और हमारे आध्यात्मिक जीवन शैली से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक सकते हैं?
इसके लिए नंबर 1, रासायनिक कृषि, गो आधारित कृषि, गोबर खाद पे आधारित, जैविक कृषि, वैदिक कृषि, ये सारे कृषि पद्धतियों को बंद करना है। जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं उनको बंद करना है। इमीडिएटली वी हैव टू स्टॉप इट। विकल्प सुभाष पालेकर आपके पास आज ही है। नंबर 2, हमारे दैनंदिन जीवन में सुबह से लेकर रात को सोने तक, जिन जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, which commodities we are utilizing in our daily life, since morning to evening, जिन वस्तुओं का हम उपयोग, उनकी एक सूची बनाना है, लिस्ट आउट इट, उनकी एक सूची बनाना है, लिस्ट बनाना है। देखिए, पहले नंबर 1, जैसे हम उठते हैं, नींद से उठते हैं, टूथपेस्ट और टूथब्रश का उपयोग करते हैं। टूथपेस्ट और टूथब्रश का उपयोग करते हैं। लिखना है। अब बताइए, जब आप टूथब्रश और पेस्ट खरीदते हैं तो आपकी जेब कटती है नहीं कटती है? यानी गांव का पैसा कहाँ जा रहा है? गांव के शहर जा रहा है। शहर में कमीशन रहता है, पैसा कहाँ जा रहा है? देश के बाहर मल्टीनेशनल कंपनी को। यानी गांव का पैसा शहर में और शहर का पैसा, गांव का पैसा देश के बाहर। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण है। आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो ये तो बंद करना पड़ेगा। नंबर 2 क्या होता है? लिखिए मत, समझ लीजिए। जब एक धातु के लिए पेस्ट और ब्रश का निर्मित कारखाना करता है, कच्चा माल कहां से लेते? कच्चा माल प्रकृति से। प्रकृति का विनाश होता है ना। और जो कारखाना में धुआं छोड़ता है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है, पर्यावरण का विनाश, धुआं छोड़ता है वो कारखाना। और जब आप दातुन करते हो, नीचे ऊपर 5 मिनट, और बेसिन में आप मुंह धोते हो, प्रति व्यक्ति 10 ग्राम प्रदूषक पानी में घोलते हो। 10 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 140 करोड़ भारतीय, मल्टीप्लाइड 365 दिन, कितना पानी प्रदूषित हम करते हैं? कितना पानी प्रदूषित करते हैं? अरे ये भयावह है। और यही प्रदूषक पीने के पानी में आता है, यही प्रदूषक सिंचन के पानी में जाता है, और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं। वही टॉक्सिक गार्बेज बनते हैं, जहरीला कूड़ा बनते हैं, हमारी इम्यूनिटी को खत्म करते हैं और हमें कोरोना, डायबिटीज, हार्ट अटैक को करते हैं। मैं भी दातुन के लिए ब्रश का उपयोग करता था और पेस्ट का उपयोग। 30 साल के पहले भाई जब निर्णय लिया कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं है, पहले हमसे शुरुआत होनी चाहिए, तब से मैं कभी भी पेस्ट का और ब्रश का उपयोग नहीं करता, केवल दंत मंजन का उपयोग करता हूँ। ये दांत पक्के है,
ये पेस्ट बहुत ही अच्छी है, इसमें दांत की बीमारी नहीं होती है, एडवर्टाइज होती है ना ये कंपनी की पेस्ट, टूथपेस्ट, कोई बीमारी नहीं है, दांतों की सुरक्षा करके अद्भुत, गली गली में डेंटल कारखाने लगे, दवाखाने लगे, क्यों क्यों नहीं लगे? अगर पेस्ट से बीमारी दुष्ट होती है, दांत खराब नहीं होते, तो डेंटल हॉस्पिटल गली गली में क्यों नहीं खुल रहे, वहां इतना रश क्यों है? इसका मतलब है जब भी आप ब्रश का और पेस्ट का उपयोग करते, आपके पर्यावरण का विनाश करते, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करते, साथ में जीव जमीन पानी और पर्यावरण का नुकसान करते। ये पाप है या पुण्य है? धर्म है, अधर्म है? अधर्म है, नहीं करना है, नहीं करना। संतरे के छिलके, नारियल के छिलके, ये अनार के छिलके, पोमग्रेनेट के, ये अपने शरीफा सीताफल के छिलके, इसको फेंको मत, सुखाओ, सूखने के बाद उसका पाउडर बनाओ, उसमें थोड़ा सेंधामिट डालो, नमक, और वो घर में किया हुआ दातुन, अरे क्या बात है, क्या बात। अगर मुझे संभव है, आपको क्यों संभव नहीं है? एक आम आदमी घर बैठे, नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं, व्यवसाय बंद करने की आवश्यकता नहीं, यू हैव टू कंटिन्यू बिजनेस एंड सर्विस, आपका बिजनेस चलने दीजिए, नौकरी चलने दीजिए। एक आदमी एक निर्णय लेता है, महान क्रांति करता है, महान क्रांति करना है। जिस दिन आपने निर्णय लिया कि मैं ये ब्रश का उपयोग नहीं करूंगा, ब्रश का पेस्ट का उपयोग नहीं करूंगा, महान क्रांति, क्योंकि आपका योगदान है सोल्यूशन में, वो बंद हो जाता है। मोर्चा निकालने की आवश्यकता नहीं, संसद को घेराव करने की आवश्यकता नहीं, हिंसा करने की आवश्यकता, बस ये घेराव नहीं कर सकते, आम आदमी काम कर सकते। क्या ये आपको संभव नहीं है? क्या ये संभव नहीं है? संभव है, संभव। दातुन के बाद आप क्या करते हैं? वहां था जो चाय, अगर वो पत्ती के, चाय के पत्ती के पैकेट पर हेमा मालिनी का चिन्ह है तो वो बहुत मौजूद करते हैं, बढ़िया। कौन चाय पीते हाथ उठे? मुझे मालूम है, सब पीते। चाय में कैफीन होता है और टैनिन होता है, बहुत ही जहरीले पदार्थ होते हैं। चाय पीने के बाद भूख मंद होती है, आंखों में गर्मी होती है, पाँव में गर्मी होती है, भूख मंद होने से आगे बीमारियां होती है और आगे कैंसर भी हो सकता है। जब चाय नहीं था, अभी जहां चाय है, चाहे आसाम बंगाल के हिमालय के ऊंचे पहाड़ियों में हो या दक्षिण भारत के सह्याद्री पर्वत में हो, घने जंगल थे, और ये घने जंगल हमारे प्रकृति रक्षक थे, हमारे पर्यावरण की रक्षा करने वाले थे। जब जब भी मैं ट्री ग्रोवर एसोसिएशन के माध्यम से मेरी वहां शिविर होते हैं, मैं 80 साल के बूढ़े को मिलता हूँ, यहाँ चाय बागवान है, आसाम में हो या दार्जिलिंग हो या केरला में या कर्नाटका में, और उनको पूछता हूँ, ये चाय बागवान नहीं थे तब क्या था? बाबूजी घने जंगल थे। घने जंगल थे तब पर्यावरण कैसा था? बोले बहुत अद्भुत था, कोई बीमारी नहीं होती थी, पौधों में कोई छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती थी, हमारे युवा बहुत बलवान थे। जब से चाय आया, ये बहुत बड़े जो डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल काटे गए और सब बर्बादी चालू हो गई। मई महीने में स्वेटर पहनना पड़ता था, इतनी दोपहर को ठंड लगती थी,
चाय बागवान आने के बाद मई महीने में छोड़ दीजिए। अभी नवंबर में भी, दिसंबर भी ठंड नहीं होती, पर्यावरण का विनाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये घने जंगल काटे गए और वहां 3 फीट की ऊंचाई के चाय बागान खड़े हुए, लाखों किलोमीटर, लाखों एकड़। इसका मतलब है जब भी आप चाय पीते हो, पर्यावरण का विनाश करने के लिए खुद जिम्मेदार होते हो और साथ में क्या होता है, बीमारियां पैदा करते हो। भोजन नहीं परोसना है, भोजन नहीं परोसना है। आज रात भर भोजन नहीं होगा, निश्चित। जब भी चाय खरीदते हैं पॉकेट अपना कटता है। पैसे कहा जाता है देश के बाहर। आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? मैं भी चाय पीता था, 30 साल हुए चाय नहीं पीता, दूध भी नहीं पीता, ये कुछ नहीं हुआ। भगवान आज ही कर लीजिए, मैं कल से चाय नहीं पीऊंगा। बहुत बड़ी क्रांति आएगी, बहुत बड़ी क्रांति आएगी। जब पहले भारत के 140 करोड़ लोग चाय नहीं पिएंगे, अपने आप ये बागवान खत्म हो जाएंगे, घने जंगल खड़े होंगे और हमारा पर्यावरण दोबारा सुस्थित हो जाएगा। बंदूक का काम नहीं, अस्त्र शस्त्र का काम नहीं है और संसद का काम नहीं कानून लाने का, केवल आम आदमी कर सकता है। घर बैठे नौकरी छोड़ने की आवश्यकता नहीं और व्यवसाय छोड़ने की आवश्यकता, जो मुझे संभव है आपको क्यों नहीं? और चाय पीने के बाद आप दाढ़ी में क्या लगाते हो? तो क्रीम लगाते हो। मैं भी लगाता था ब्रश। जब भी आप क्रीम ब्रश खरीदते हो, हमारी पॉकेट कट के देश का पैसा विदेश जाता है। कच्चा माल प्रकृति से, प्रकृति का विनाश। ये निर्माण करने वाले कारखाने धुआं छोड़ रहे हैं, पर्यावरण का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। जब आप ये ब्रश लगाते हो, नाड़ी बनाते हो और पानी में धोते हो, पानी प्रदूषित, पर्यावरण प्रदूषित। मैं भी लगाता था, लेकिन 30 साल पहले सोचा कि भाई क्रांति चालू करना है, हमसे चालू करना है, बदलाव होना ही है। एक दिन सहज पानी लगाया, 5 मिनट पानी लगाया, दाढ़ी बनाई, बहुत बढ़िया दाढ़ी हुई। दूसरी 4 मिनट पानी लगाया, दाढ़ी बहुत अच्छी हुई। तीसरे दिन 3 मिनट, चौथे दिन 2 मिनट, 1 मिनट और 30 सेकंड। 30 सेकंड में पानी लगाया, दाढ़ी बहुत अच्छी हुई। पानी तो ये ब्रश भी उपयोग में लाना बंद हुआ और क्रीम भी लाना उपयोग हुआ। बाद में सोचा भगवान ने दाढ़ी दी हुई तो क्यों निकालना है? कोई कारण क्या होगा? तो मैंने दाढ़ी भी लग दी। लेकिन बाबा जी नहीं है, बाबा जी नहीं है, मानो ये काम आप कर सकते घर बैठे। बाद में आप नहाते हो, नहाने के लिए साबुन लगाते हो। अरे वो साबुन अगर उसमें माधुरी दीक्षित का चित्र है तो वो तो बहुत सही होता है। कहते हैं साबुन लगाने से सौंदर्य बढ़ता है, सही बात है। कौन सा पंच साबुन लगाता है कितना सुंदर है? तो बगला कितना सुंदर है। ब्रिटिश आने के पहले हमारे देश में कोई साबुन नहीं लगा था। ये ब्रिटिश भोगवाली जो है शैली। जब आप साबुन खरीदते हो, देश का पैसा विदेश जा रहा है। कच्चा माल प्रकृति से आ रहा है, प्रकृति का दोहन हो रहा है, विनाश हो रहा है। वो कारखाना धुआं छोड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। और जब साबुन आप नहाते हो, पानी प्रदूषित होते हो, वही प्रदूषक पानी में आ रहा है, हमारे भोजन में आ रहा है, हमें कैंसर की तरफ कोरोना भी बढ़ाता है। 30 साल हुए मैंने साबुन लगाना बंद कर दिया है, मेरे शरीर को दुर्गंध नहीं है। 30 साल हुए। मेरी माँ बहुत सुंदर थी, कभी साबुन लगाते मैंने नहीं देखा। अर्थव्यवस्था बहुत बलवान थी,
लेकिन कभी माँ ने साबुन नहीं लगाया। क्या लगाती थी? नहाने के पहले एक घर में दूध की क्रीम थी, क्या बोलते आप, मलाई, और बेसन काय का, चने का, वो मिलाती थी, लगाती थी। और पानी में वो क्या बोलते, वो पाउडर, सीके कई की पाउडर डालती, सीका कई, बस साबुन लगा, बहुत सुंदर। अगर साबुन लगाने से चेहरा सुंदर होता है तो अफ्रीका में सभी महिला साबुन लगाती है। काली काली है अभी, गोरी तो नहीं बन गई, क्यों बन गई? ये लूटने का व्यवसाय है। अगर मुझे संभव है साबुन लगाना, आपको क्यों नहीं संभव है? रन लीजिए, कल से मैं साबुन नहीं लगाऊंगा, देखिए क्या चमकता होता है। बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, बहुत बड़ी क्रांति। मोर्चे निकालने की आवश्यकता नहीं, संसद को घेराव करने की आवश्यकता नहीं, बसें जलाने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ी क्रांति घर बैठे। और बाद में आप नहाने के बाद कपड़े पहनते हो, कौन से? पॉलिस्टर। ये पॉलिस्टर जब कपड़ा खरीदते हो, ये विदेश, पैसे विदेश में जाता है और बेरोजगारी पैदा करते हैं। ऑटोमेटिक मशीनें पॉलिस्टर पैदा करती है, ऑटोमेटिक मशीन। लेकिन जब आप खादी का 1 मीटर कपड़ा खरीदते हो तो किसान को फायदा मिलता है। किसान के पास पैसा आता है तो मजदूर को ज्यादा मजदूर देता है। किसान से ये कपास जिनिंग में जाता है तो वहां हजारों लाखों कामगार जिंदा रहते, उनको काम रोजगारी मिलते हैं। जब वो जिनिंग से पेसिंग में जाता है, लाखों किसान रोजगारों को रोजगार मिलता है। और पेसिंग से सूत बनाने के कारखाने में जाता है, वहां लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। सूत बनाने के बाद वो बुनकर कपड़ा बनाता है चरखे में, लाखों बुनकर को काम मिलता है। और बाद में रंगाई होती है, रंगाई में लाखों कामों को काम मिलता है। रंगाई के बाद उसको धुला जाता है, उसमें बहुत सारे कामों को काम मिलता है। और बाद में कपड़ा तैयार होता है और वो कपड़ा जो बुनती है, सिलाती है, और लाखों महिलाओं को काम मिलता है। जब वो खादी बाजार में आता है, न जाने बड़े मर्दे छोटे व्यापारी, न जाने कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। एक कपड़ा कितना काम करता है। मैं 8वीं में था तब से खादी पहनता हूं। ये मेरा शर्ट है, देशी कपास सुभाष पालेकर कृषि में पैदा हुआ कपास से पैदा हुआ है। वर्धा में बुनकरों ने पैदा हुआ ये कपास का कपड़ा है। मगन संग्रहालय समिति के माध्यम जो महात्मा गांधी ने खड़ी कर दी। रंगाई के लिए शुद्ध रंग है, वनस्पति से बना हुआ रंग, पॉलिथीन नहीं, अपना सिंथेटिक नहीं। हमारे शरीर में जो जहर है, वो जहर बाहर निकालने का काम स्वेट करता है, पसीना। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है हमारे शरीर के कपड़े ऐसे होने चाहिए जो पसीने को सोख लेकर हवा में छोड़ दे। ये पॉलिस्टर क्या करता है? सोखता नहीं है, अंदर के अंदर रखता है, बीमारी पैदा करता है। हमारे शादियों में दूल्हे दोपहर को 12 बजे 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और दूल्हा घोड़े पर बैठा है और दूल्हे के अंदर बनियन है, बंदर के बनियन के ऊपर कोट है, उसके ऊपर शर्ट है, उसके ऊपर क्या है? कोट है, और कोट भी बंद है, पसीने से तर है और भाग रहा है घोड़े पर बैठा हुआ। ये भारतीय संस्कृति है। क्या चल रहा है? लेकिन एक खादी क्या करते हैं? तो सारा पसीना सोख लेते हैं, हवा में छोड़ देते हैं, हम एक बीमारी से मुक्त होते हैं। जब भारत के सारे लोग खादी पहनेंगे तो मांग बढ़ेगी कपास की, तो कपास उत्पादक किसानों का फायदा होगा, तो ज्यादा मजदूरी मजदूरों को देगा
और ये सारे काम का न जाने लाखों लाखों करोड़ों कामों को फायदा मिलेगा। आज बेरोजगार डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। ये अगर मुझे संभव है, आपको क्यों संभव नहीं है? और कपड़े पहनकर आप सौंदर्य प्रसाधन लगाते हो, लैक्टोकैलामिन, क्या बात है। स्नो पाउडर, कौन सा पंच लैक्टोकैलामिन लगाते बतावे? कैसा सुंदर है वो बगला, कैसा सुंदर है बगला। जब भी आप सौंदर्य पर से कॉस्मेटिक खरीदते हो, गांव का पैसा, देश का पैसा विदेश जाता है। कच्चा माल प्रकृति का विनाश, वो कारखाना धुआं छोड़ रहा है, पर्यावरण का विनाश। और बाद में हम हमारा मुंह धोते हैं तो प्रदूषित पानी में गिरते हैं। कुछ भी नहीं करना है, गिरने वाला है। आज से मैं ये कुछ भी नहीं करूंगा, बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। ये मुझे संभव है, आपको क्यों संभव नहीं, मेरा सवाल है। जब भी मानव का जन्म होता है तो बच्चा बंद मुट्ठी लेकर आता है, और जब मरता है तो मुट्ठी खुली होती है। सही बात है, चाहे गरीब हो या अमीर, मुट्ठी खुली होती है। जन्म के समय ये मुट्ठी बंद क्यों है? इसका मतलब है ईश्वर ने इस मुट्ठी में कुछ तो भी क्या दिया है, हमारा नसीब हमारी मुट्ठी में दिया है। हमारा नसीब हमारी मुट्ठी में, जो संचित आए हमें साथ में, वो हमारी मुट्ठी में। दो दायित्व दिए। क्या दायित्व दिए ईश्वर ने? पहला दायित्व दिया है, जो दुखी है, पीड़ित है, कष्टी है, शोषित है, जिसका कोई नहीं, उसके लिए काम करो, उसके लिए काम करो। पहला दायित्व। दूसरा, एक नया सुंदर प्रकृति मैंने यहाँ भेजी है, और प्रकृति का विनाश कर रहा है, उसको रोको और प्रकृति को दोबारा सुंदर बनाओ, समृद्ध बनाओ। ये दायित्व। आप क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, उल्टा है, ठीक उल्टा कर रहे हैं। यानी जन्म होने के बाद हम क्यों आए? इसके लिए आए हैं, इसके लिए आए। भगवान ने आपको 22 मंजिली मकान देने के लिए नहीं भेजा है, मर्सिडीज कार के लिए नहीं भेजा है, सुंदर पत्नी के लिए नहीं भेजा है, ये काम के लिए। ये जो भगवान ने दायित्व दिया है, वो निभाने का काम करना। अकेला है, मेरा योगदान मैं करूंगा, पड़ोस क्या करेगा मुझे मालूम है, लेकिन मुझे तो करना है। एक 80 साल का बूढ़ा आम की उठी लगाता है, और आगे पूछता है, बाबा आप तो मरने जा रहे हो, आपको खाना नहीं मिलेगा, आम में आम के खाने नहीं मिलेंगे, आप क्यों लगा रहे हो? बोलता है, मुझे मालूम है बेटा, मैं आम नहीं खा सकता क्योंकि कल भी मर सकता हूं, लेकिन मेरे बेटे खाएंगे, मेरे पोते खाएंगे। बाबा जी, आपके बहू ने आपके बेटे को तो कनाडा ले गई, अब दूर नहीं आएगा, क्यों लगा रहे हो? अकेले हुआ? मुझे मालूम, मेरी बहू मेरे पोते को, मेरे बेटे को यहाँ नहीं लाएगी, मुझे मालूम है, तो भी लगा रही हूँ, क्योंकि आने जाने वाला राहगीर आम खाएगा तो मेरे दुआ देगा। एक बार आम की गुठली लगाई, 250 साल आम मिलते हैं, 250 साल। एक नरेल लगा, 250 साल नरेल मिलते हैं, पोते के पोता, पोते के पोता, यानी भविष्य का हम। आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जरा सोचो। जंगल को आग लगी है, सारे पंछी भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, सारे पंछी भाग रहे हैं, लेकिन एक पंछी वापस आ रहा है जंगल पे। पंछी पूछ रहे, अरे मूर्ख, मरना चाहता है क्या? क्यों जा रहा है? हम तो भाग रहे, आपको मरना है क्या? नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन भगवान ने मुझे योगदान दिया है, दायित्व दिया है, मेरे चोट में जितना भी पानी है वो जाकर डालो, आग को बुझाने का कोशिश करो। मेरे चोट में जितना भी पानी है मैं जा रहा हूँ, वो डाल रहा हूँ, वो आग बुझेगी नहीं मुझे मालूम है, लेकिन मैं, मेरा योगदान।
मैं मेरा योगदान कैसे दे सकता हूँ, यही सोचना है। पड़ोसी क्या करेगा अभी कोई सोचना, अगर हर कोई सोचेगा तो पूरा देश इस पर सोचेगा। इसके लिए साथियों, आध्यात्मिक जीवन शैली माने ईश्वर निर्मित व्यवस्था को आगे बढ़ाने की जीवन शैली। ये कैसे करना है, कल हम परसों 2 दिन हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी खाना की तरफ आप देख रहे हो, खाना आपकी तरफ देख रहे हो। आपके दोनों के बीच में आने का पाप मैं नहीं करूंगा, यही रोकता हूँ। सुबह 8 बजे हम चालू करेंगे, 8 बजे के पहले यहाँ रहना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। काउंटर बढ़ाओ, काउंटर 4 लगाओ। दो नंबर की रूम जिसके पास चाबी हो कृपया यहाँ स्टेज के पास आइए। 2 नंबर का रूम जिसके पास हो यहाँ पे मठ में कोई चाबी लेके यहाँ स्टेज के पास आइए। 2 नंबर के बिल्डिंग में 2 नंबर का कमरा जिनके पास हो वो चाबी लेके यहाँ स्टेज के पास आइए कृपया। अभी आज का सेशन हम यहाँ ही समाप्त करेंगे।